तो भाई लोग, इरिटेट नहीं कर रहा हूँ यार, एक बार मुझे सुन लो, सिर्फ 30 सेकेंड निकाल के, ठीक है। भाई लोग देखो, मैं सुपर योद्धा बहुत लेट हो रहा, मैं इतना विस्तार पे आपको समझा नहीं सकता। बस इतना कह रहा हूँ कि बहुत लेट हो रहा है सुपर योद्धा। उसके वजह से ना मैं एक अलग सा ट्राई किया हूँ, एक विक्रम बेताल के ऊपर कहानी ला रहा हूँ। तो आप लोग एक बार उसको जाके सुनो। मैंने मेहनत से, स्क्रिप्ट मेरा नहीं है बट वीडियो मेरा ही है, स्क्रिप्ट उठा के उसको बनाया हूँ, थोड़ा सा मेहनत लगा है मुझे। पर अगर आप लोग एक बार जाके चेकआउट करो यार, कैसा है क्या है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो पक्का कमेंट करके बताना। वो स्टोरी नहीं है, बस रिव्यू है, वो कहानी का रिव्यू है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। मेरे पास उसका अभी तक फ़िलहाल 25 एपिसोड उसका है मेरे पास, अब 25 कहानी है। अगर आपको पसंद आएगा तो पक्का मैं उसको डालूँगा। एक बार ये एपिसोड सुनने के बाद कमेंट बॉक्स पे पिन कमेंट चेक करो, उस वीडियो पे जाके विक्रम बेताल का है वो स्टोरी, एक बार जाके चेक करो भाई, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा, नहीं आ रहा, अगर नहीं भी आ रहा ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, फिर हम देखेंगे कुछ करने के लिए, ठीक है। तो यार एक बार देखना जाके प्लीज़ ज़रूर, क्योंकि मेहनत लगा है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरण्या ने जब गौर से दोनों आदमियों को देखा तो वो उन्हें पहचान गई। फिर उसने छोटू की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों शैतान शायद इंगा भाई हैं, जो शैतानी इलाके में काफी जाने माने हैं। दाहिनी तरफ जो खड़ा है वो है बड़ा इंगा, और जो उसके बगल में खड़ा है वो है छोटा इंगा। ये दोनों ही परम जीव रैंक से आधे कदम की दूरी वाले योद्धा हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और साथ ही बहुत बेरहम भी। सुनने में आया था कि ये जवान और खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहते हैं और उन्हें अगवा कर उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। ये लोग छुपने में इतने शातिर हैं कि महान दल तक इन्हें ढूंढ नहीं पाते। क्या हम दोनों एक साथ इनसे लड़ सकते हैं? जाहिर सी बात थी कि छोटू की बात पर अरण्या काफी झिझक रही थी, क्योंकि दोनों के खिलाफ अकेले लड़ना छोटू के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इस पर छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूं और उसके बाद इनसे लड़े। ये सुनकर अरण्या काफी परेशान दिखने लगी, लेकिन उसने मजबूर होकर हामी भरी। वो धीरे से स्वर्गराज शुद्धि तालाब के अंदर जाने लगी, लेकिन इस बार उसने अपने कपड़े नहीं उतारे थे, बल्कि उसने तो शक्तियों से एक मोटा पर्दा तैयार कर लिया था ताकि कोई उसके आर पार ना झांक पाए। जब छोटू ने अरण्या को तालाब में जाते देखा तो धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने लगी और उसने खूंखार इरादों के साथ अपनी नजरें दोनों इंगा भाइयों की तरफ की। जब दूर खड़े दोनों आदमियों ने देखा कि अरण्या तालाब में चली गई है तो उनकी आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ गई और दोनों ने अजीबोगरीब अंदाज में कहा, इतनी भी जल्दी क्या है हसीना अंदर जाने की? हमारा इंतजार तो करो, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। वहीं उन्हें आगे आते देख छोटू अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगा, जिसके साथ उसने कहा, जल्दी तो तुम्हें इंगा भाइयों, अगर कोई ऐसी जगह है जहां तुम दोनों साथ जाने वाले हो तो वो है नर्क। इतना कहकर उसने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिसमें से एक चमकदार लाल रंग की कढ़ाई निकलने लगी। इससे साफ हो गया था कि दोनों ने छोटू के दिल में जलती जानलेवा आग को जला दिया था। छोटू को इस तरह शक्तियां बाहर निकालते देख बड़े इंगा भाई ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गए हैं। देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किस महान दल से आया है, एक बार तू इस जगह पर आ गया तो तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, तेरी जिंदगी खत्म होकर रहेगी और कोई भी नहीं जानेगा कि तुझे मारने वाला है कौन। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, अगर तुझमें थोड़ी भी समझ है तो चुपचाप यहां से चला जा लड़के। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मौत की भीख मांगना भी तेरे लिए काफी नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर छोटू ने चुपचाप अपनी चमकदार कढ़ाई पर नजर गड़ाई और देखते ही देखते वो कढ़ाई बढ़ती चली गई। जब वो कढ़ाई बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई तब दोनों भाइयों के चेहरों पर हल्की हैरानी नजर आने लगी। ये वही ज्वाला कढ़ाई थी जो छोटू को उस बूढ़े आदमी पानिप से हासिल हुई थी। ये कढ़ाई एक ताकतवर अनंत खजाना थी और छोटू ने खुद इसकी ताकत उस काले शैतान के सामने देखी थी। जब उस कढ़ाई से काला शैतान कैद किया जा सकता था तो दोनों भाइयों को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कढ़ाई के बड़े होते वक्त आसपास की शक्तियों की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई और साथ ही पूरे इलाके का तापमान भी काफी बढ़ गया। एक झटके में छोटू ने वो शक्तियां उस ज्वाला कढ़ाई में भर दी, जिसमें से ढेर सारी रोशनी निकलती हुई नजर आने लगी। इस रोशनी से आसपास होती हलचल खतरनाक हो गई। दोनों इंगा भाई काफी हैरान दिख रहे थे जब उन्होंने उस कढ़ाई से आसपास की शक्तियों में हलचल को होते देखा। कुछ देर बाद उनकी आंखों में अजीब सा लालच नजर आने लगा, क्योंकि वो पहचान गए थे कि वो कढ़ाई असल में एक अनहद खजाना थी। दोनों भाइयों की आंखों में आग जलती नजर आई, क्योंकि वो इस चीज को देखकर ही उसकी खासियत का पता लगा सकते थे।
तभी बड़े भाई इंगा ने हंसते हुए कहा, इस लड़के की किस्मत के तो क्या ही कहने, पहले से इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई और अब पता चला कि इसके पास इतना खास अनंत खजाना भी है। तभी तो ये हमारे सामने इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत कर पा रहा है। लेकिन अब जो कि इसने ये खजाना हमें दिखाई दिया है तो हम इसे हासिल करके ही रहेंगे। बड़े इंगा भाई के शरीर से भी बेइंतहा शक्तियां बाहर आने लगी थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक इरादा झलक रहा था। तभी छोटू ने दोनों की आंखों में झलकते लालच को देखकर कहा, मेरा खजाना चुराना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी देखता हूं कि क्या तुम दोनों की काबिलियत है इसे छीनने की। उसकी बात पर दोनों इंगा भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिसके बाद वो दोनों अपनी मुट्ठियों में शक्तियां इकट्ठा कर एक साथ छोटू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। जाहिर सी बात थी कि इंगा भाइयों का कोई इरादा ही नहीं था छोटू को वक्त देने का। इसके अलावा उन्होंने छोटू को कमजोर समझने की गलती नहीं की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 8वें पड़ाव का निर्माण था। इसलिए दोनों ने एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश की। इतने सालों तक शैतानी इलाके में रहने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे लोग देखे थे जो अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती कर देते थे, और ऐसा करने के उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, जिस वजह से दोनों भाई सतर्क थे। जब छोटू ने दोनों भाइयों को एक साथ हमला करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी देखी। ये दोनों उसके अभी तक के सबसे मुश्किल दुश्मन थे, इसलिए वो तैयार था उनसे निपटने के लिए। उसके ड्रैगन के पंख तुरंत बाहर आ गए और वो तेज रफ्तार से पीछे हटने लगा। इस दौरान वो अपने हाथों से सील भी तैयार करने लगा था और साथ ही उसकी कढ़ाई में एक बहुत खतरनाक आग धधकने लगी। दोनों भाइयों ने अपनी शक्तियों के हमले एक साथ उस आग पर किए, लेकिन उनके वो हमले नाकाम हो गए। इस बात से वो दोनों भाई काफी हैरान हो गए थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए वो दोनों छोटू के अगल बगल में आ गए और दोनों के हाथों में इकट्ठा शक्तियों के साथ उन्होंने छोटू के शरीर पर जानलेवा हमला कर दिया। तभी छोटू के शरीर से हरे रंग की चमकदार रोशनी निकली, जिसके बाद उसका शरीर ड्रैगन के शरीर में बदल गया। उसके हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए थे, जिसके साथ ही उसने दोनों के हमलों का सामना किया। जब दोनों भाइयों के हमले छोटू के पंजों से टकराए तो एक छोटा धमाका हुआ और छोटू को कुछ कदम पीछे होना पड़ा। दोनों भाइयों के हमलों का सामना करने के बाद छोटू ने अपनी नजरें दोनों की तरफ की और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी नजर आने लगी। जाहिर सी बात थी कि 8वें पड़ाव का निर्माण बनने के बाद अब उसकी शारीरिक शक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी और महान हरिया युद्ध तकनीक के इस्तेमाल से वो आधे कदम दूर परमजीव योद्धाओं से भी लड़ने के काबिल था। तभी दोनों भाइयों ने चेहरों पर हैरानी और परेशानी के साथ छोटू की तरफ देखकर कहा, इस लड़के का शरीर तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। लगता है कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। ये कहते हुए दोनों इंगा भाइयों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और आंखों में बेरहमी के साथ उनके शरीर से काले रंग की शक्तियां निकलने लगी। दोनों शक्तियां उनके पीछे एक दूसरे से मिलकर एक बहुत बड़ी परछाई में बदल गईं, जिसमें बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थीं। अपना इस कदर ताकतवर हमला तैयार करने के बाद दोनों भाइयों ने हंसते हुए कहा, लड़के, प्राचीन खजाने से हमने कुछ बहुत ही ताकतवर युद्ध तकनीकें हासिल की हैं। तेरी किस्मत के क्या कहने जो हम सबसे पहले ये तकनीक तुझ पर ही आजमाने वाले हैं। अगर तू इस तकनीक से मर भी गया तो भी ये तेरे लिए काफी बड़ी बात होगी। वहीं उस परछाई की शक्तियों को महसूस करते हुए छोटू के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी नजर आने लगी। इस पल उसे अचानक से अपने शरीर में एक अजीबोगरीब दर्द महसूस होने लगा था, जो इंगा भाइयों के उस हमले के तैयार होने की वजह से था। वाकई वो युद्ध तकनीक बहुत ही अजीबोगरीब और ताकतवर थी, जिसके तैयार होने पर भी ऐसा असर महसूस किया जा सकता था। इस एहसास के साथ छोटू ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन छछुंदरों के पास भी ऐसी ताकतवर युद्ध तकनीक हो सकती है। ना जाने इन लोगों ने ये तकनीक कौन से प्राचीन खजाने से हासिल की होगी। दूसरी तरफ इंगा भाइयों के पीछे की परछाई और ज्यादा ताकतवर होती गई और अगले ही पल उन्होंने चिल्लाकर कहा, तबाही की मुट्ठी। और जैसे ही वो दोनों ये चिल्लाए तो पीछे तैयार होती प्राचीन शक्तियों की परछाई ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। उस मुट्ठी में प्राचीन निशान नजर आ रहे थे, जिनके आगे बढ़ने पर आसपास की कुदरती शक्तियों में होती हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई। वो मुट्ठी बेहद तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी और तो और उसने छोटू के भागने के सभी रास्ते भी अपनी शक्तियों से जाम कर दिए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो तकनीक कितनी ज्यादा खतरनाक थी। छोटू के चेहरे की फिक्र बरकरार थी और वो उस प्राचीन मुट्ठी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। कुछ ही पलों में वो मुट्ठी छोटू के पास आ गई और छोटू चमकते हुए पूरी तरह से एक बहुत बड़े ग्रीन ड्रैगन में बदल गया। पिछली बार के मुकाबले इस बार ये ग्रीन ड्रैगन काफी बड़ा हो गया था, जिसने अपनी पूंछ लहराकर उस प्राचीन मुट्ठी के हमले का सामना किया। जब दोनों हमलों की टक्कर हुई तो बेहद खतरनाक शक्तियां चारों तरफ फैलती नजर आ रही थी। इस टक्कर से छोटू झटका खाकर बहुत पीछे चला गया और सीधे जाकर एक पहाड़ी से टकरा गया।
फिर उसने जैसे तैसे अपने शरीर को संभाला और दोनों इंगा भाइयों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, यह हमला तो मुझे काफी पसंद आया, लेकिन अफसोस कि हमला करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए छोटू ने अपने हाथों से अजीबोगरीब सील बनानी शुरू कर दी, जिससे थोड़ी दूरी पर दिखती ज्वाला कढ़ाई गोल गोल घूमने लगी। इसके साथ ही उसमें से निकलती शक्तियों से एक चमकदार जाल तैयार होने लगा, जिसने दोनों इंगा भाइयों को अपने आगोश में ले लिया। उन्हें पूरी तरह से ढकते ही उस जाल की ताकत और ज्यादा बढ़ गई, और जब दोनों भाइयों ने उस ताकत को महसूस किया तो उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से बदल गया। छोटू ने जो जाल तैयार किया था वो था प्राचीन ज्वाला बस्ती का ताकतवर जाल। उस जाल के अंदर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बड़ी बड़ी चट्टानें तक पिघलने लगी थी, जबकि यह हमला सबसे ताकतवर भी नहीं था। अगर छोटू की शक्तियां और ज्यादा होती तो वो एक झटके में दोनों भाइयों को ज्वाला कढ़ाई के अंदर खींच लेता। तब तो कोई परमजीव रैंक का योद्धा तक चुटकियों में जलकर राख हो सकता था, लेकिन छोटू के पास फिलहाल तो इतनी शक्तियां नहीं थी, और तो और उसने हाल ही में वो ज्वाला कढ़ाई हासिल की थी, इसलिए उसे उसकी काबिलियत का पूरा अंदाजा नहीं था। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, छोटू ने जो ज्वाला बस्ती का जाल तैयार किया था वो इंगा भाइयों की उम्मीद से तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। दोनों भाइयों के आसपास होती हलचल से उन्हें अंदर ही अंदर काफी घबराहट महसूस होने लगी। वो जानते थे कि ज्यादा देर वहां रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी हमला करो और इस जाल को तोड़ो, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंगा भाई काफी तजुर्बेदार थे, इसलिए हामी भरते हुए उन्होंने बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से बाहर निकाली। ऐसा करते ही उन्होंने उन शक्तियों का इस्तेमाल एक ताकतवर हमला तैयार करने में किया, जो सीधे जाकर जाल से टकरा गया। दोनों के टकराने पर एक तेज आवाज उस इलाके में सुनाई देने लगी, लेकिन उनके हमले का नतीजा वैसा नहीं हुआ जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, बल्कि उनके इस बेहद ताकतवर हमले के सामने भी छोटू का तैयार किया गया ज्वाला बस्ती का जाल टस से मस नहीं हुआ। अपना इतना ताकतवर हमला भी नाकाम होते देख एक बार फिर दोनों इंगा भाइयों के चेहरों का रंग बदलने लगा। उनकी धड़कनें काफी बढ़ गई थीं और वो अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। इस दौरान छोटू उड़ते हुए उस जाल के ऊपर आया और खौफनाक अंदाज में दोनों भाइयों की तरफ देखने लगा। तभी छोटू ने उन दोनों के चेहरों को देखकर कहा, अभी तक तो मैंने बस तुम्हें कैद किया है, अब दिखाता हूं कि ज्वाला बस्ती के इस जाल की असली ताकत क्या है। जैसे ही छोटू ने अपनी ये बात कही तो उसके हाथों की सील एक बार फिर बदलने लगी और पूरा आसमान अजीब सी आग से भर गया। इस दौरान ज्वाला बस्ती के जाल की गर्माहट और ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे वो जगह किसी ज्वालामुखी में बदल गई हो जहां खौलता लावा उफन रहा हो। इस पल दोनों इंगा भाइयों के चेहरों का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था और उनके दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं जैसे उन्हें कुछ ही पलों में दिल का दौरा पड़ने वाला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास की गर्माहट अब उनके शरीर के अंदर घुसने लगी थी। ये इतना खतरनाक था कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में बहती शक्तियां तक जलने लगी थीं। इस जाल की ऐसी खतरनाक ताकत महसूस कर दोनों भाई पसीने से तरबतर हो गए और वो पूरी कोशिश करने लगे अपनी शक्तियों को बचाने की। जाहिर सी बात थी कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द दोनों भाई जलकर राख में बदल जाते। जिस दौरान वो दोनों इस जलन से बचने की कोशिश में लगे थे, उतने में अचानक जाल के अंदर की गर्माहट दो खतरनाक बवंडरों में बदल गई, जिसे तैयार करते ही छोटू ने शैतानी अंदाज में उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। छोटू के ऐसा करते ही वो दोनों आग से बने बवंडर तेजी से आगे बढ़ते हुए इंगा भाइयों पर हमला करने लगे। इन बवंडरों में बेहद खतरनाक ताकत थी, जिसे देखकर दोनों इंगा भाइयों ने पीछे हटने का फैसला किया। वो अपने हाथों से हड़बड़ाते हुए सील तैयार करने लगे, जिसके चलते एक बार फिर उनके पीछे काले रंग की परछाई नजर आने लगी। लेकिन जैसे ही वो परछाई तैयार हुई, छोटू ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए एक ताकतवर हमला उस परछाई पर किया, जिससे वो परछाई आधे में ही टूट कर बिखर गई। जाहिर सी बात थी कि जाल के अंदर उस परछाई को तैयार करने की रफ्तार बाहर के मुकाबले काफी धीमी थी। अब जो कि दोनों भाइयों का वो हमला भी तबाह हो गया था, तो वो आंखों में खौफ के साथ आग के दोनों बवंडरों को अपने पास आते हुए देखते गए, जो कुछ ही पलों में उनके शरीर से टकरा गए। इस टक्कर के तुरंत बाद दो दर्द भरी आवाजें सुनाई पड़ी और वो दोनों उड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरे। इसके बावजूद वो जाल के अंदर ही कैद थे और जाल से टकराकर उनके शरीर जलने लगे, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी काफी बढ़ गई थीं। तभी छोटू ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखकर कहा, अब जो कि तुम लोग मेरे इस जाल में आ ही गए हो, इसलिए जिंदा बाहर निकलने के बारे में तो सोचना छोड़ ही दो। छोटू खुद भी इस जाल की ताकत से बहुत हैरान था। जाहिर सी बात थी कि ये जाल ज्वाला कढ़ाई ने तैयार किया था, जो एक अनंत खजाना थी, और अनंत खजाने की ताकत के सामने अच्छे अच्छों की हवा निकल जाया करती थी। इस जाल के अंदर ज्यादा वक्त बिताने से किसी भी योद्धा की शक्तियां जलते हुए खत्म होती जाती थी, जिसका मतलब वो कमजोर पड़ता जाता था। ऐसे में एक वक्त ऐसा होता था जब उसकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती थीं और वो योद्धा कुछ नहीं कर पाता था।
इस एहसास के चलते दोनों इंगा भाई खौफ के मारे थरथराने लगे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। इस वक्त उनकी शक्तियां तकरीबन आधी हो गई थी, जिस वजह से दोनों ने छोटू से गुहार लगाते हुए कहा, देखो हम समझ गए हैं कि तुम कितने ताकतवर हो और हम दोनों भाई हार मानते हैं। हम वादा करते हैं कि अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुरंत वापस लौट जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगियां बख्श दो। उसकी बात पर छोटू ने खौफनाक इरादे के साथ उन्हें जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं तो उन बेचारी लड़कियों का क्या, जिन्हें तुमने इतने सालों से नाइंसाफी के पर्दे में बांध कर रखा है? उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? ये तुम्हारे पापों का ही अंजाम है इंगा भाइयों, जिसे तुम तक पहुंचाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना है। तो कैसे खत्म करेगा छोटू दोनों इंगा भाइयों को, और कौन सा रोमांचक पड़ाव आने वाला इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।